हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात, ज़्यादा तेज नहीं, धीमे से। अब सभी बच्चे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। कक्षा 6 वाले जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे अपनी अपनी SCERT की बुक्स खोल लें, साइंस की, ठीक, जिसका नाम है विज्ञान भारती। सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान भारती फर्स्ट, कक्षा 6 में जो हमारी चलती है बेसिक शिक्षा परिषद में, वो है विज्ञान भारती फर्स्ट, ठीक। तो उसकी इकाई है आज 7, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन, ठीक। तो अनुकूलन को देखिए आज हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे शांत बैठे, केवल अपनी किताब को खोल लें और बाकी दिमाग सारा आप इस डिजिटल बोर्ड पे लगाएं, ठीक, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे आपका जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और जो भी डाउट है वो सारे डाउट इस डिजिटल बोर्ड पर क्लियर हो जाएंगे। आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर लाइन को अच्छी तरह से मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन किया है और अपने हाथ से लिखा है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर इस सारी इमेजों को सेट किया है। तो ये चैप्टर विज्ञान से ताल्लुक़ रखता है और ज़्यादातर विज्ञान की सभी क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट। तो आज हमें इसमें ये देखना है कि आखिर में जो जीव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, जैसे बहुत प्लांट्स मिलते हैं, पौधे देखें, बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य है और भी बहुत सारे जीव हैं, ठीक। तो उन जीवों के अंदर हम आज अनुकूलन देखेंगे। अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेशन, एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में वो जी सकता है। अभी तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा इस अनुकूलन का मतलब। अभी तक तुमने किताब को देखा है, समझा है, लेकिन उसे पढ़ के देखा है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आज यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड में आपकी सब समझ में आ जाएगा। तो आज हमारी है पहली क्लास, ठीक, हमारी पहली क्लास है। तो पहली क्लास को हम अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं और जितना मेरा एक लेक्चर में कवर हो जाएगा मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी मैं अगली लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए, बंदे। अब सभी बच्चे केवल यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस डिजिटल बोर्ड पर देखिए सभी बच्चे, बाकी सारे अपनी किताब को केवल खुली रख लें और यहाँ पर देखना स्टार्ट कर दें। देखिए, सबसे पहले हम जीवों के बारे में समझते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये सौर मंडल है। सीधे बैठ लड़की, जब तक मैं यहाँ से बोल नहीं लेता तब तक बच्चों को किसी को चैन नहीं मिलता है। हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने देखा है, अगर हम रात को देखते हैं, ठीक, तो मुझे चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, मुझे सूर्य भी दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह हैं जो क्या हैं, घूमते रहते हैं। तो हम उन्हीं ग्रहों में से बात करते हैं आज पृथ्वी की। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर वो सारी अनुकूलित दशाएं मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, जीने के लिए वो सारी कंडीशन मिल रही हैं, वो सारी गैसें मिल रही हैं, जिसकी वजह से मेरी पृथ्वी पर ही क्या, सजीव पाए जाते हैं। बाकी और ग्रहों की मैं बात करता हूं तो मुझे किसी भी और ग्रह पर सजीव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अर्थात हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो एक पृथ्वी है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर मुझे बहुत सारे सजीव मिल रहे हैं देखने के लिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी पर क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ठीक। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गैसें हैं। गैस क्या है, जो सजीव है उसके जीने के लिए क्या है, अनुकूलित, उसके लिए सही है। पानी क्या है, उस जीवों को जीने के लिए क्या है, जरूरत है। ये सारी चीज मुझे पृथ्वी पे मिल रही है। तो इसका मतलब है पृथ्वी पर ही सबसे ज्यादा क्या, मेरे सजीव पाए जाते हैं, बाकी कहीं पर सजीव नहीं मिल रहे हैं। क्यों? बात यहां पर यह है कि पृथ्वी पर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी अनुकूल का मतलब होता है जिसके प्रति, जिसे जो चीज जीनी चाहिए उसके लिए बहुत सारी गैसें भी मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो जहां पर कोई भी प्राणी है उसे खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए उसे आवास मिलेगा, सारी सुविधा मिलेंगी, तो वो वहीं पर रहता है, ठीक।
किसी अन्य ग्रह की बात करते, वहां पर नहीं है। तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि सभी सजीवों के जीने के लिए मेरी क्या है, पृथ्वी क्या है, एक घर है। पृथ्वी क्या है, एक घर। अगर मैं बात पृथ्वी की करता हूं तो गौर से देखिए, ये है मेरी क्या क्या है, ये मेरी सबको दिखाई दे रही है। बिल्कुल साइंस तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं पीपीटी लिखने में मेहनत करता हूं केवल पढ़ाने के लिए। अब तो हम यहां पर यह कह सकते हैं पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है। पृथ्वी छोटी नहीं है, पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऐसा है, अगर मैं पृथ्वी के हिस्से की बात करता हूं तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग में आप 72% हिस्सा या 73% हिस्सा, इतने पर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, बाकी और जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक, जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर मुझे क्या मिलता है, मुझे जीवन मिलता है देखने के लिए। अर्थात पानी तो उसमें है बहुत ज्यादा, समुद्र हैं, सारी चीजें हैं। ये है पृथ्वी, यहां पर चारों तरफ मुझे समुद्र देखो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी है, ठीक, कुछ हिस्सा ऐसा भी है 28%, 30%, कुछ भी मान लीजिए, इतना हिस्सा मेरे पास, इतना भी अगर 70% हिस्से को छोड़ दूं तो फिर भी मुझे 30% ऐसा हिस्सा मिल रहा है, या मुझे 25% ऐसा हिस्सा मिल रहा है जिस हिस्से में क्या है, जमीन है। अर्थात कहीं पर जमीन क्या है, बहुत ऊंची है। जहां पर बहुत ऊंची है तो मैं उसे क्या कहता हूं, पहाड़, ठीक। कहीं पर जमीन ऐसी है, समतल है, तो वहां पर समतल वाली जमीन को क्या है, हम समतल जमीन है, तो वहां पर भी बहुत सारे जीव रहते हैं। तो जीव पहाड़ों पर भी रहते हैं, पहाड़ों पर भी रहते हैं, समतल में रहते हैं। अब उस जगह पर मुझे पेड़ भी मिल रहे हैं, पानी भी मिल रहा है, झील भी मिल रही है, नदियां भी मिल रही है, मुझे सारी चीज मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पर वो सभी चीज मिल रही है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ हिस्सा देखता हूं तो यहाँ पर मुझे तापमान पृथ्वी का कुछ और मिलता है, यहाँ पर तापमान पृथ्वी का कुछ और मिलता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, जीवों के लिए तापमान कुछ और मिलता है, यहाँ पर तापमान कुछ और मिलता है, यहाँ पर तापमान कुछ और मिलता है। हम ये कह सकते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो हमें हर जगह पर, कुछ देशों में टेम्परेचर कुछ और है, कुछ देशों में टेम्परेचर कुछ और है। तो टेम्परेचर मतलब तापमान, कहीं गर्मी ज्यादा है तो कहीं हर वक्त ठंड पड़ती रहती है। कोई इलाका ऐसा है जहां हर वक्त क्या होती रहती है, बारिश। कोई इलाका ऐसा है कि जहां पर क्या है, पेड़ पौधे नहीं है, अर्थात वहां पर रेत ही रेत है, तो उसे मैं क्या कहता हूं, रेगिस्तान कहता हूं। कुछ इलाका ऐसा है जो बहुत ऊंचा है, उसे मैं पहाड़ कहता हूं। तो जब इलाका बहुत ऊंचा है, पहाड़ है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर हर वक्त ठंड पड़ती रहती है, और हम कुछ इलाके में ऐसे में रहते हैं जहां पर क्या, गर्मी भी है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर मिलते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, तापमान। उन तापमानों में भी कौन रहते हैं, प्राणी रहते हैं। अब हम देखते हैं, यहां पर समझते हैं। तो पहली बात देखिए, अब रहने की अगर मैं बात करता हूं, देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर बहुत अधिक संख्या में प्राणी पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीने के लिए वह सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए। अब उसे जीने के लिए जो चीज चाहिए उसे यहां पर इस इलाके में मिल रही है, तो यह प्राणी यहीं पर रहेगा। कुछ प्राणी यहां पर आ गए, यहां पर उसे जीने के लिए मिले तो वो यहां बस गए, कुछ यहां बस गए, कुछ यहां बस गए, कुछ यहां बस गए, कुछ ये देखिए भारत के इस इलाके है तो भारत में आ गए। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, बहुत सारा इस पृथ्वी पर पानी है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी नदियां हैं। हर जगह पर अलग अलग क्या है, तापमान, कहीं गर्मी ज्यादा है तो कहीं ठंड ज्यादा है। अब जो प्राणी बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं तो उनका शरीर क्या होता है, उस ठंड को ऑटोमेटिक शरीर क्या है, सहन करता रहता है। बात समझ में आई। जो बहुत ज्यादा ठंड में रह रहे हैं, अगर उन्हें तुरंत ला करके गर्मी वाले इलाके में रख कर दो तो वो मर जाएगा। क्यों, उसका शरीर पहले सहन कर चुका है, किसे, ठंड को। उसके शरीर में आदत बन चुकी है ठंड को झेलने के लिए।
अब एकदम ही उसे गर्मी देंगे तो क्या वो मर जाएगा? गर्मी लेगा लेकिन धीमे 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 उसे कई साल लग जाएंगे, तो धीमे धीमे क्या उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसमें ढल जाएगा। तो किसी भी नए वातावरण में आकर के ढलना ही क्या कह लेते हैं? अनुकूलन। अपने आप को ढाल लेना है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छी तरह से। देखिए यहां पर, अब यहां पर हम बात करते हैं हाथियों की। धीरे धीरे समय के साथ हाथियों में क्या आया? अनुकूलन। अनुकूलन मतलब अडप्टेशन, अनुकूलन। पहले यहां शब्द समझिए, यहां पर बार बार अनुकूलन शब्द आ रहा है, इस अनुकूलन को मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर शब्द लिखा हुआ है अनुकूलन। इधर देखो सभी बच्चे, अनुकूलन। इसे हटा दूं, इसे हटा दूंगा तो मेरे पास शब्द मिलता है क्या? अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल। ठीक, फेवरेबल। फेवरेबल वो कंडीशन होती है जैसे मालूम है, जैसे बहुत जून का महीना देखा है। अगर जून के महीने की बात करें तो जून के महीने बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज धूप निकल रही है। अगर जून के महीने में कोई तुमसे ये कहे दिन के 12 बज रहे हैं या दिन का 1 बज रहा है, वो जून की गर्मी पड़ रही है, तुमसे ये कहे कि सारे कपड़े उतार करके वहाँ धूप में 1 घंटे के लिए खड़े हो जाओ, क्या तुम खड़े हो जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ रही है, उसकी जो आने वाली जो किरणें हैं, ठीक, पराबैंगनी किरणें जैसे बोल दो, अल्ट्रावायलेट किरणें बोलो, वो मेरे शरीर पे पड़ जाएंगे और मेरा शरीर क्या जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं उस धूप में खड़ा हूं तो वो धूप वाला मौसम मेरे शरीर के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अर्थात वो प्रतिकूल प्रभाव डाल देगा, मैं मर जाऊंगा। अनुकूल क्या है? धूप पड़ रही है, मैं कमरे के अंदर आ गया, यहाँ धूप नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा चालू कर लिया, मैंने अपना कूलर चालू कर लिया, मैंने अपना एसी चालू कर लिया। क्यों? क्योंकि बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों गर्मी पड़ रही है? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई, टेम्परेचर बहुत हाई है और मेरा शरीर उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मुझे अनुकूल वातावरण में जाना है। वो वातावरण क्या है? प्रतिकूल, मेरे लिए सही नहीं है। अनुकूल वातावरण क्या है? मैं घर में चला जाऊंगा, एसी चालू कर लूंगा, सब काम करूंगा, ठीक है, उसे कहता हूं मैं अनुकूल। अनुकूल उसे कहता हूं जिसमें शरीर को कोई नुकसान नहीं है, शरीर के लिए क्या है? फायदेमंद। उसे देखिए, अनुकूल का मतलब होता है फायदेमंद, इसलिए अनुकूलन उसे कहता हूं वो दशाएं, वो आदत, वो धीमी धीमे हमारी हैबिट क्या है, हमारे लिए क्या है? अच्छी हैं, उनसे हमें फायदा, उसी कहते हैं अनुकूलन। अपनाना, धीमे धीमे अपनाते हैं, ठीक है। अनुकूलन मतलब धीमे धीमे अपनाते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन। अगर मैं अडप्टेट की बात करता हूं, यहां पर लिखा है देखो अडप्ट। अडप्ट का मतलब होता है अपनाना। तो मैं वो मौसम, वो हैबिट अपना रहा हूं जो मेरे शरीर के लिए क्या है? फायदेमंद। अब देखिए यहां पर अनुकूल का मतलब हो तो तुम्हारे फेवर में हो, धीमे धीमे उसकी हैबिट में आ जाना। पहले हम हाथियों को देखते हैं, लगभग में अब से 1 करोड़ साल पहले की बात है। 1 करोड़ साल ही मतलब कई करोड़ साल पहले की बात करें, कई करोड़ साल पहले की बात करें, उस समय हम हाथी को देखते हैं। तो पृथ्वी पर हाथी की अगर कंडीशन देखते हैं तो मुझे यहाँ पर सूंड कैसी मिल रही है? बहुत छोटी मिल रही है मुझे। इसकी अगर मैं हाइट भी देखता हूँ तो भी मुझे छोटा मिल रहा है, हाइट भी मुझे इसकी छोटी मिल रही है। धीमे 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 समय के साथ क्या हुआ? जब हाइट छोटी है, हाइट कम है, तो वो नीचे जमीन से क्या घास फूस सब कुछ खा रहा है। तो ऐसी जगह पर रह रहे जहाँ घास फूस खा रहा है, अब वहाँ की नीचे की घास खत्म होगी, पानी पीने में भी उसे दिक्कत आ रही है। तो क्या हुआ? वो धीमे धीमे क्या करेगा? अगर किसी प्रकार से घास नीचे की खत्म हो गई तो वो घास को ऐसे करके तोड़ेगा, क्योंकि ऊपर है। तो ऐसे अगर बार बार करता रहेगा, कई पीढ़ियों तक करते जाएंगे तो धीमे धीमे क्या होगी? वो चीज लंबी होने लगेगी। अब इनकी कई लाख साल बाद हल्की हल्की देखो ये चेंजिंग आ गई, ठीक, समय के साथ वो उसी हिसाब से आदत डालता गया तो चेंज होती। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे इन्हें चेंजिंग मिली, उसके बाद कुछ हाथी दूसरे क्षेत्रों में चले गए, यहाँ पर चेंजिंग मिली, ठीक है। यहाँ से कुछ देखो ये चेंजिंग मिली, कोई कहीं पर चला गया, पृथ्वी बहुत बड़ी है, कोई कहीं बस गया तो उन्हें वहाँ की आदत पड़ गई। कोई ठंड में रह रहा है तो ठंड की आदत पड़ी, कोई गर्मी वाले इलाके में चला गर्मी की आदत पड़ी, कोई जंगल की तरफ चला गया
ठीक, किसी देश में, तो उन्हें वहाँ की आदत पड़ गई। तो धीमे धीमे देखिए इनमें क्या चेंजिंग आने लगी, चेंजिंग आने लगी। यहाँ पर इनमें क्या आने लगी, चेंजिंग। तो हम यहाँ पर कहते हैं समय के साथ धीमे धीमे ये क्या अनुकूलित होते गए। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, सब अनुकूलित होते गए। तो हम देखते हैं यहाँ से देखते हैं वहाँ तक, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे करोड़ों का समय लग गया, करोड़ों साल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समय के साथ, देखिए समय के साथ धीरे धीरे, ठीक, समय के साथ धीरे धीरे अनुकूलित होते गए। ठीक है, अब ऐसे कहेंगे अनुकूलित होते गए, अनुकूलित होते गए। देखिए समय के साथ इन्हें चेंजिंग मिल रही है देखने के लिए, इसी को तो कहते हैं अनुकूलन होना। अभी देखिए समझिए, देखिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले हाथी जो वहां के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गए। बहुत सारे हाथी थे, कोई अफ्रीका देश में चला गया तो वहां जाके रहने लगा, कोई थाईलैंड में चला गया तो थाईलैंड में जाके रहने लगा, जापान की तरफ चले गए तो जापान की तरफ रहने लगे, चाइना में चले गए, भारत में आ गए तो भारत का वातावरण उसी हिसाब से रहने लगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे हाथियों की देखिए चेंजिंग मिल रही है, दिख रही है, हल्की हल्की चेंजिंग मिल रही है, हल्की हल्की। अब मैं इसे देखता हूं, ये मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा, अर्थात इसे मैं कहता हूं बुली मैमोथ, इसे मैं कहता हूं बुली मैमोथ, इसको मैं कहता हूं बुली मैमोथ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते धीमे धीमे करके मुझे यहाँ पर क्या मिलने लगी है, मुझे यहाँ पर धीमे धीमे, तो मुझे यहाँ पर धीमे धीमे क्या मिल रही है, चेंजिंग क्यों मिल रही है। अब देखिए ये भी तो हाथी है और इस वाले हाथी को देख लीजिए, ये हाथी मुझे देखने के लिए इंडिया मिल जाएगा। ठीक, अब इसे भी देखिए, इसे इंडिया वाले को देख लीजिए, और आप जो हिली रीजन्स में रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देश, पहाड़ी ऐसे देशों में जहां पहाड़ बर्फ पड़ती रहती है, वहां पर भी हाथी मिल रहे हैं, इसे मैं कहता हूं बुली मैमोथ। क्यों, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसकी बनावट देखिए, इसके शरीर पर बहुत ज्यादा तुम्हें क्या दिख रहे हैं, ये बाल क्या करते हैं, इसे जाड़े में इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके शरीर की रक्षा करते हैं। और जहां पर गर्मी पड़ती है वहां पर उसे बाल की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा बाल लेगा तो उसे क्या पसीना आएगा, शूटिंग होगी बहुत ज्यादा। तो जैसे वातावरण में वो रह रहा है, तो वातावरण क्या है, जैसे वातावरण में रह रहा है तो धीमे धीमे उसके कई सालों, कई करोड़ों साल बाद क्या है, उसमें ऑटोमेटिक चेंजिंग आने लगती है। अगर मैं मानव की बात करता हूं ना, तो मानव की अगर इतिहास को उठा दिए तो कई लाखों साल पहले अगर हम देखते हैं तो उस समय मानव ऐसा नहीं था, आज के समय पर मानव ऐसा है। तो यहां तक आने में मानव को क्या हुआ है, उसे कितने पता नहीं कितने लाखों साल लगे, और धीमे धीमे क्या अनुकूलित हो गया वो। ठीक, तो यहां पर मैं देखता हूं इस बुली मैमोथ को देखता हूं, यहां पर इसे देखिए बुली मैमोथ को, और यहां पर इस नॉर्मल हाथी को देखिए, मुझे यहां और इसमें देखने के लिए बहुत ज्यादा चेंजिंग मिल रही है। यहां पहाड़ी रीजन्स में रह रहा है, उसे बचाने के लिए दांत की आवश्यकता है, यहां पर उसे ऐसी ज्यादा डर नहीं है, तो उसने दांतों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया। जब उसने दांतों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया तो दांत क्या धीमे धीमे छोटे होने लगे, समझ में आएगी नहीं। तो मुझे यहाँ पर आने में अब ये क्या हुआ, सब आती हैं, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ ये क्या है, समय के साथ क्या हुआ, अपने क्षेत्रों के हिसाब से अनुकूलित हो गई, अर्थात इसमें अनुकूलन वाले गुण आ गए। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन का मतलब क्या है, अपने आप को ढाल लेना। अब देखिए यहां पर ये है जिराफ। जिराफ को अगर हम गौर से देखते हैं, पहले जिराफ बहुत छोटा होते थे, उसकी गर्दन छोटी है, उसकी लंबाई भी छोटी है, तो क्या है, वो नीचे की घास खा रहे हैं, उस पेड़ों की पत्तियां नीचे की पहले सारी घास खा रहे हैं। तो जब सारी घास खत्म हो गई तो जो छोटे छोटे पेड़ थे उनकी पत्तियों को खाने लगे। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी संख्या अधिक है तो सारी पत्तियां छोटे छोटे पेड़ों की खा ली, अब भूखा तो मरेगा नहीं। कुछ और बड़े पेड़ थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन का इस्तेमाल किया, ऐसे करके ऊंची करने लगे, उसे खाने के लिए जितनी ऊंची ऊंची थी ऊंची खाने लगे। अब वो भी खत्म होगी, फिर और ऊंची खाने लगे,
वो भी खत्म हुई तो फिर और ऊंची खाने लगे। तो एक समय ऐसा आ गया कई सालों के बाद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कई लाख साल के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धीमे 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 क्या वो अनुकूलित हो गए और उनकी गर्दन लंबी होती गई। पहले जब ये नीचे खाते थे तो नीचे वाली चीज़ों को खाते हुए इन्हें नीचे वाली हैबिट थी, फिर धीमे धीमे क्या ऊंचे खाने लगे, पेट तो भरना है उसे, जब नीचे है नहीं तो पेट भरेगा कि नहीं। तो इन्होंने क्या अपनी गर्दन का खूब इस्तेमाल किया। इसके बच्चे हुए, बच्चे से बच्चे हुए, उन्होंने इस्तेमाल करते गए और भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, जनरेशन होती गई, रिप्रोडक्शन होता गया, वो बढ़ते गए। तो धीमे हर पीढ़ी आ रही है वो गर्दन का इस्तेमाल कर रही है, हर पीढ़ी आ रही है वो गर्दन का इस्तेमाल करते करते देखिए यहाँ पर देखो चेंजिंग आ गई। आज वो कंडीशन ऐसे है कि इनकी गर्दन क्या हो गई, बहुत ज्यादा लंबी। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ ये क्या हो गए, अनुकूलित हो गई। तो हमें यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ ये जीव क्या हुए, अनुकूलित हो गई। तो हम यहाँ पर अनुकूलन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अब हम देखते हैं कि वास्तव में अपने टॉक पे पहुंच गए। अब इतना तो समझ गए, तुम्हारी बात इतनी समझ में तो आ गई मेरी प्रेजेंटेशन में कि अनुकूलन क्या है, वो दिशाएं होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं जिसमें उसे जीने के लिए, उसे रहने के लिए वो सारी चीजें मिल जाती है, वही मेरा क्या है, अनुकूलन है। अब देखिए SCERT की लाइन को अब देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा है SCERT। सबसे पहले मैं देखता हूँ अडेप्टेशन क्या है। अब शांत हो जाएं, देखिए विभिन्न प्रकार के जीवों में कई प्रकार के ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उन्हें उस पर्यावरण में रहने के अनुकूल, ये देखो शब्द आ गया, अनुकूल बनाते हैं। इन आवासों में पाई जाने वाली ये विशेष परिस्थितियां जो उन्हें वहां जीने के लिए अनुकूल बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। अब आ गए अनुकूलन का मतलब क्या है, ये देखो क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के जीवों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो उन्हें उस पर्यावरण में, उस वातावरण में, उस क्षेत्र में जहां पर क्या है, कहीं पे बहुत ठंड है, गर्मी है, वातावरण का मतलब क्या है, उस टेम्परेचर में, वहां की गैसों में, वहां के वातावरण, वहां के पेड़ पौधों में, सारी कंडीशंस में रहने के अनुकूल बनाते हैं। ऑटोमेटिक किसी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो वह धीमे धीमे रहते 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 वहां की गर्मी है तो गर्मी की हैबिट पड़ जाएगी, जाड़े हैं तो जाड़े की हैबिट पड़ जाएगी, वहां के जैसे पेड़ पौधे हैं तो उनको खाने की आदत पड़ जाएगी, वहां के जैसे भी जीव रहते हैं, लोग रहते हैं, सबकी उन्हें क्या पड़ जाएगी, आदत। अब इन आवासों में पाई जाने वाली ये विशेष परिस्थितियां जो उन्हें वहां जीने के लिए अनुकूल बनाती हैं, अनुकूल क्यों, अब वहां की बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में अब वो जी रहे हैं, अर्थात उन परिस्थितियों में जीने के लिए क्या उन्हें अनुकूल बनाती हैं, उसी को मैं क्या कहता हूं, अनुकूलन। अब यहां पर गौर से देखिए अनुकूलन के बारे में। देखिए अब मान लीजिए कि मेरे पास एक तालाब है, मैं बात कर रहा हूं पॉन्ड की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉन्ड की, तालाब की, तालाब, मैं तालाब की बात कर रहा हूं। तो तालाब को गौर से देखिए, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो तालाब की सरफेस पर रहते हैं, ये देखिए बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो तालाब की सरफेस पर रहने हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो पानी में उग रहे हैं, बहुत सारी जीव ऐसे हैं जो पानी में रह रहे हैं। पानी में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इनकी हैबिट में आ गया है। अब उस पानी में रहने की इन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। तो धीमे 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 इन्हें आदत डाल ली, अब ये पानी के क्या बन गए, पानी के निवासी बन गए। ठीक, तो पानी में रहते रहते इनके चेहरे में चेंजिंग आ गई, इनके चलने फिरने के लिए देखिए ये सारी चीज क्या है, फिन्स का विकास हो गया। अब उसी प्रकार से इन्हें ऑक्सीजन इन पेड़ पौधों की मदद से मिल रही है, ठीक, जो पानी में घुल जाती है, ये लेते रहते हैं। बहुत सारे जीव हैं जो हमें पानी में मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे पेड़ हैं जो मुझे पानी में मिलते हैं, ठीक, मुझे दीवारों पर भी मिलते हैं, मुझे जमीन पर भी मिलते हैं, मुझे पहाड़ों पर भी मिलते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ भी पेड़ होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ भी पेड़ होते हैं। ठीक, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो क्या है, पानी में भी चले जाते हैं, पानी से बाहर भी रहते हैं, ये देखिए जीवों को। तो अब क्या है, उस परिस्थिति में जब वो चले जाते हैं तो धीमे धीमे क्या है, उन्हें उसकी क्या पड़ जाती है, उन्हें उसकी क्या पड़ जाती है, आदत। थोड़ा समझ में आया तुम्हारा अनुकूलन?
अब शांत हो जाओ। देखिए एससीईआरटी में देखिए अब आगे क्या कहा है, देखिए वास स्थान या आवास, जिसे मैं हैबिटेट कहता हूं। आवास क्या है? आवास वो जगह होती है जहां पर कोई जीव रहता है, जिसे जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए वो सारी कंडीशनें मिलती हैं, जहां पर वो जी सकता है, उसी को मैं क्या कहता हूं? आवास। वहीं पर मुझे जीव मिलेगा। तो आवास भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ आवास, कुछ जीव ऐसे हैं जो जलीय आवास में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो स्थल के आवास में रहते हैं, कुछ जीव ऐसे जमीन पर भी होल बनाकर रहते हैं। होल का मतलब आता है गड्ढा बना करके रहते हैं, बहुत सारे जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो ज़्यादातर आकाश में ही उड़ते रहते हैं। समझ में आई? तो जीव हर प्रकार के हैं। तो जो जहां पर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवास। देखिए वह स्थान जहां किसी जीवधारी यानी कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ हो सकता है, चाहे वो एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है, हम दोनों की बात करें जीवधारी में, ठीक है, को पर्याप्त भोजन, ठीक, सुरक्षा, ठीक, प्रजनन तथा अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाएं कौन सी हैं? अनुकूल दशा मानो कौन सी हैं? अनुकूल दशा वो है जो उसे जीने के लिए चाहिए, जिसमें क्या है, वो आराम से रह सकता है। अर्थात इंसान के लिए अनुकूल दशा क्या है? वो घर के अंदर रह रहा है तो वहाँ पर सारी मशीनें, एसी बेसी उसने सब कुछ लगा लिया है। गर्मी से बचने के लिए, जाड़े से बचने के लिए अच्छे अच्छे कंबल हैं, अच्छे अच्छे हीटर हैं, वो अनुकूल दशाएं। अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान या आवास कहते हैं। अब आवास उसे कहते हैं जहां पर कोई प्राणी रहता है, जहां उसे जीने के लिए सारी चीजें मिल रही हैं और हमें मालूम है वो प्राणी वहीं पर मिलेगा। जैसे मकानों के ऊपर लिख देते हैं आवास, तो वहां पर वो लोग रहते हैं जिसका घर है, अपने घर के अंदर उसे खाना मिल रहा है, रहने की सारी सुविधा मिल रही, जीने की सारी चीज़, तो मैं उससे क्या कहता हूँ? आवास। तो इंसान का आवास क्या है? उसका घर है, ठीक। जीवों का आवास क्या है? कोई तालाब में रह रहा है, कोई आकाश में रह रहा है। आकाश में मतलब हवा में ज़्यादातर उड़ते रहते हैं। तो देखिए वातावरण में सजीवों का वास स्थान निम्न हो सकते हैं, उस वास स्थान के अनुसार ही उनकी संरचना बनी होती है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं जो जिस वातावरण में रहेगा जीव, उसके शरीर की संरचना भी बिल्कुल वैसी ही होगी। पानी में रह रहा है तो पानी वाले रहने के लिए क्या है? उसका शरीर, उसका ढांचा पूरा पानी की तरह ही होगा। पानी की तरह का मतलब ऑक्सीजन भी उसे पानी में लेनी है, खाना भी उसे पानी में लेना है, उसके अलावा उसे एक्सक्रेशन भी कहाँ करना है? पानी, यानी उत्सर्जन भी कहाँ करेगा वो? सारी चीज़। तो पानी में रहने वाले चीज़ें के लिए क्या है? उसका क्या है? जलीय आवास बोलते हैं। तो जल में रहने वाले प्राणियों के लिए क्या है? जलीय आवास। वास स्थान, वास स्थान आपका जल भी हो सकता है रहने के लिए जीवों की, वो जमीन पर भी रह सकते हैं, स्तर पर भी, वो वायु में भी रह सकते हैं। वायु में कौन मिलेंगे अक्सर? वायु में कौन मिलेगा वो बता सकता है बच्चा? वायु में कौन मिलेगा? वायु में अक्सर मिलते हैं पक्षी, वायु में तो रहते हैं हर वक्त। स्तर पर तो सभी रहते हैं, स्तर पर कुत्ता, भैंस, आदमी, मानव सब रह रहे हैं स्तर पर। जल में जलीय जीव रहते हैं, मछलियां। मरुस्थल में को बता सकते हैं? मरुस्थल में कौन रहता है? मरुस्थल में रहता है ऊंट, जिसे मैं कहता हूं मरुस्थल मतलब होता है रेत। अब देखते हैं जलीय आवास। देखिए वे प्राणी जो जल में निवास बनाकर रहते हैं, जो जल में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जलीय जीव। तो उनके आवास को मैं क्या कहता हूं? जलीय आवास। ये देखिए जल है, समुद्र का दे रखा है, जल में मिल रहे हैं। ये देखिए मुझे जल में मिल रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे जल के अंदर मिल रहे हैं। तो जो जल के अंदर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जलीय आवास अथवा जलीय जीव, ठीक। तो वे जीव जो जल में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं एससीईआरटी ने देखिए क्या कहा है। एससीईआरटी में देखिए, एससीईआरटी में क्या है? देखिए जल में रहने वाले जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं।
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल। अगर मैं जीव की बात करता हूँ, अगर मैं जीव की बात करता हूँ तो मछली अक्सर हमें जल में ही मिलती है। तो आप ज़्यादातर मछली को लेकर, मछली कहाँ मिलेगी मुझे? जल में। ठीक, अब पेड़ की बात करते हैं। पेड़ में देखिए सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल। तो ये है मेरे पास क्या? जलकुंभी, वाटर हाइसेंथ इसे बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी। इसे देख लिया आप, तालाब वगैरह जो भी कोई होगा ना तुम्हारे घर के पास में, उसमें देख लिए तुम्हें ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। इसे मैं कहता हूँ जलकुंभी। ठीक, तो ये सारी चीज़ क्या है? जल में मिलती हैं। अब सिंघाड़े को देख लेते हैं। सिंघाड़ा भी क्या है? एक पेड़ की श्रेणी में आ रहा है और ये फल बन रहा है जिसे हम क्या खाते हैं? सिंघाड़ा। उसके अलावा मैं देखता हूं तो हमारा कमल का फूल है वो किस में मिलेगा? तो ये पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? जलीय पौधे। ठीक है, जो जल में पाए जाने वाले हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं, और जो जीव जल में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं जलीय जीव। तो ये सब क्या है? सिंघाड़ा मुझे जल के अंदर मिल रहा है, इसे लेते हैं, लोग खाते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या? एक फल है जो कि हमें जल में पैदा होता है और इसे हम अक्सर लोग खाते रहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो स्थलीय आवास, वो उसका जंगल भी हो सकता है। स्थलीय आवास में देखिए आपको ये देखिए सब जानवर दिख रहे हैं। ठीक, ये सब जानवर दिख रहे हैं। ये अक्सर सभी जानवर स्थल पर ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमें इसे कहते हैं कि ये मेरा स्थलीय क्या है? जो स्थल पर रह रहे हैं, जिनका जीवन स्थल है, वही मेरा क्या है? स्थलीय आवास। ठीक, और स्थलीय जीव। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने एक दो इमेज लगाए नहीं, इन्हें लगाने से कोई फायदा नहीं। गाय को सबने देखा ही है, बकरी सबने देखी है, बैल सबने देखी है, कुत्ता सबने देखा ही है, बिल्ली सबने देखी है, नीम का पेड़ सबने देखा है, आम का पेड़ सबने देखा है, अमरूद सबने देखा है, और महुआ वगैरह का पेड़ सबने देखा है। ये मैंने अमरूद का लगा रखा है, ये है क्या? अमरूद। ठीक, ये अमरूद लगे हुए। तो ये सारे पेड़ हमें कहाँ मिलते हैं? ये सारे पेड़ जमीन में मिलते हैं। इन सारे पेड़ों को किसी को भी आप पानी के अंदर डाल दो तो वो नहीं होगा। गाय को पानी के अंदर डाल दो वो मर जाएगी, कुत्ते को या बकरी को पानी के अंदर डाल दो वो। तो ये सभी क्या है मेरे? ये सब है मेरे स्थलीय जीव। जो स्थल पर मिले वो सभी स्थलीय जीव हैं। जो स्थल पर मिलते हैं वो क्या है मेरे? स्थलीय जीव हैं। अब देखिए आगे, मरुस्थल। मरुस्थल को कहते हैं डिजर्ट या रेत। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, बरसात होती नहीं है, चारों तरफ रेत ही रेत है। तो उस रेत में यहाँ पर चलाने के लिए तो घोड़ा चलाओगे, घोड़ा नहीं चल पाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी तुम्हारी। यहाँ पर ऐसे जीव होते हैं उन्हें इस रेत में चलने की आदत पड़ गई है। तो जैसे ही उन्हें इस रेत में चलने की आदत पड़ जाती है ना, तो धीमे धीमे उनके हाथ, उनके पैर, उनका शरीर गर्मी झेलने लगता है, रेत को बर्दाश्त करने लगता है, रेत की गर्मी को बर्दाश्त करने लगता है। और उनके जो पैर होते नहीं हैं वो उस रेत के अनुसार ही ढल जाते हैं। समझ में आई? ढलना का मतलब क्या है? वो अनुकूलित हो गए। अब इसे देखिए ऊंट को हम देखते हैं तो ये है मेरे पास रेत का, इसे हम राजस्थान का, हम इसे क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। एक ऐसा जीव है जो राजस्थान का इसे जहाज कहते हैं, यानी रेत का जहाज। ऊंट अक्सर रेत में चलता रहता है, लोग इनके ऊपर सवारी करते रहते हैं, इनके ऊपर चलते रहते हैं। ऊंट की कैपेसिटी है ये कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है, क्योंकि पानी को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टोर कर लेता है। राजस्थान रेत है, वहाँ पानी तो है नहीं, तो ये पानी एक बार पी लेता है, इसे मालूम है। क्यों? अगर किसी आदमी को यहाँ पर छोड़ दिया तो वो मर जाएगा, घोड़े को छोड़ दिया क्यों? गर्मी से मर जाएगा, उसके पैर भी इसमें चल नहीं पाएंगे, उसे प्यास लगने लगेगी। ये कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है। इसके पैर
इसी रेत के अनुसार ढल जाते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका चित्र अभी आगे। रेगिस्तान में पाए जाने जीवों को मरुस्थलीय जैसे कि अभी देखो, अभी तुम्हें दिखाऊंगा कंसेप्ट। उसके अलावा बहुत सारे हमारी किताब, देखिए किताब में देखो क्या लिखा है, बबूल और नागफनी लिखी है। हो सकता है मैंने बबूल का चित्र नहीं लगा, नागफनी का चित्र दिख लिए। तो ये है नागफनी, ठीक है, ये है नागफनी यानी कि कैक्टस। अब मैं नागफनी की बात करता हूं तो ये नागफनी मुझे ज़्यादातर उस जगह पर देखने मिलेगी जहां पर पानी की क्या होती है, अक्सर कमी। जहां पानी की कमी होगी तो ये नागफनी वहीं उगती हुई मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं रेगिस्तान के अंदर में पानी की बहुत कमी है, तो वहां पर अगर मुझे कुछ मिल सकता है ज़्यादातर हरे भरे चीज़ों में, तो मुझे ये नागफनी ही देखने के लिए मिलेगी। ये नागफनी ही देखने के लिए मिलेगी। देखिए रेतों में, क्यों? ये मरुस्थल में उगने वाले पेड़ हैं। हालांकि अब यहाँ पर भी उगने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका शुरुआती दौर कहाँ रहा है, मरुस्थल में। क्यों मालूम है क्यों? जब पृथ्वी पर पेड़ थे तो पेड़ होने की वजह से बहुत सारे पेड़ भी थे, पेड़ धीमे धीमे विलुप्त होने लगे। कहीं की जमीन कैसी बनने लगी, पृथ्वी पर भी समय समय पर आपदाएं आती रहती थी। पृथ्वी पर क्या हुआ, समय समय पर क्या आती रहती हैं, आपदाएं। ठीक, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो कहीं पर कुछ इलाके ऐसे थे वो क्या हुए, वो रेत में तब्दील हो गए, वहां पर पानी बरसना बंद हो गया। तो वहां के जो पेड़ थे वो धीमे धीमे अपने आप को ढालने लगे, और कई करोड़ के साल के बाद वो अच्छे वाले पेड़ थे इस नागफनी में कन्वर्ट हो गए। तो नागफनी को अगर मैं गौर से देखता हूं तो मुझे इसके ऊपर क्या दिखते हैं, ये अभी कांटे हैं, लेकिन जब ये थे उस समय पे पेड़ थे, उस समय पे ये कांटे नहीं थे। धीमे 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 क्या हुआ, समय के साथ इनकी जो पत्तियां थी, पत्तियां वो कांटे में तब्दील हो गई। क्यों मालूम है? अगर इन पेड़ों पर पत्तियां अधिक होंगी तो मालूम है क्या होगा, मालूम है क्या होगा? नहीं, इसीलिए तो कहता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो केवल शांत सुना करूं। अगर ये नागफनी वाले पेड़ हैं, इनके ऊपर कांटे मिल रहे हैं, पहले कभी यहाँ पर पत्तियां थी। अगर इन पेड़ों पर पत्तियां होंगी ना बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मालूम है क्या करेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अर्थात इसे थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से मिल रहा है ना अपने जीने के लिए, वो पत्तियों के द्वारा सारा पानी क्या होगा, बाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। अर्थात वो बाष्पोत्सर्जन करता रहेगा और पानी उड़ता रहेगा। वैसे भी इसको जीने के लिए पानी है ही नहीं। अब ये पानी, गर्मी पड़ेगी तो सारा पानी उड़ जाएगा। तो पत्तियां क्या हुआ, पत्तियां धीमे 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 होकर क्या हुई, रिड्यूस हो गई, अर्थात कन्वर्ट हो गई कांटों में। अब वो कांटे की तरह बन गई हैं। अब उससे पानी उड़ नहीं सकता, ज्यादा पानी उड़ेगा तो बहुत बेमालूम अंतर, न के बराबर। जितना पानी इसे चाहिए पेड़ को जीने के लिए, ये केवल उतना ही पानी यूज करा है। अर्थात इसके ऊपर पत्तियां होती तो इसका सारा पानी उड़ जाता, ये मर जाता। तो इसलिए रेगिस्तान में सभी पेड़ क्यों उड़ गए मालूम है, सभी पेड़ क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वहां पर पानी नहीं है और वहां पर पाई जाने वाली पत्तियां नहीं है, उन पत्तियों से जो भी कुछ पानी था वो सारा पानी उड़ गया और पेड़ खत्म हो गए। कुछ पेड़ अपने आप को धीमे 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 जीते रहे, सर्वाइव करते रहे, और उनकी पत्तियां कांटों में तब्दील हो गई। ठीक, जैसे ऐसे। इसी प्रकार से हम, ये पत्तियां नहीं है, ये पत्तियां इसके ऊपर लगे हुए कांटे हैं, वो थे, वो कन्वर्ट हो गए। जब ऊंची क्लास में पढ़ोगे तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब हम अच्छी तरह से देखते हैं, कुछ जीव ऐसे जो जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। ये है क्या, अगर मैं रहने की बात करता हूं तो ये जल स्थल एक ही बात है, दोनों पर रह सकता है। तो जो दोनों पर रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर। अर्थात हम उसे क्या कह सकते हैं, उभयचर, यानी कि एम्फीबिया। ठीक, एम्फीबिया, जहां पर एम्फी का मतलब होता है बोथ का मतलब होता है दोनों। तो ये दोनों जगह रह सकता है। इंग्लिश से मतलब समझ लिया करो, ऊंची क्लास में पहुंचोगे सब समझ जाओगे। ठीक, तो उभयचर उसे कहते हैं जो जल और थल दोनों पे रह सकता है, जो दो जगह जी सकता है। ठीक, पानी में डाल दो, पानी में भी रह सकता है, पानी से बाहर निकला वहां भी रह सकता है। अब देखिए
सभी जीवों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है जो उन्हें अपने वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बनाती है। अगर उसके शरीर की डिजाइन मछली की ऐसी क्यों बनी है? क्योंकि वो जल में रहती है। उसका चेहरा तिकोना क्यों है? क्यों? क्योंकि ये पानी में जैसे ही आगे चलेगी तो पानी को चीरती हुई जाएगी। तुमने जहाज देखा कभी भी? पानी वाला जहाज या नाव देखिए, तो नाव आगे से ऐसे करके वो नुकीली बना देते हैं नाव को। ठीक, ऐसी नुकीली होगी। नुकीली क्यों होती है? क्योंकि वो पानी को चीरते हुए एकदम आगे जा रही है। अगर उसे ऐसी चौड़ी कर देंगे तो पानी में नहीं जा पाएगी। ज़्यादातर जल में रहने वाले जीवों के मछलियां हैं, सबका मुंह आपको इसी प्रकार के मिलेगा कंडीशन में, जिसे मैं कहता हूँ त्रिकोणाकार मुंह। ऐसे मुंह मिलता है। ठीक, ये मुंह क्या है? जल में तैरने के लिए काम आता है, पानी को चीरता रहता है। और यहाँ पर ये मिलते हैं फिन्स। फिन्स क्या है? इसे मूवमेंट, जैसे आपने जहाज देखा है, उड़ने वाला जहाज देखा है, उसके पीछे भी ऐसे फिन्स होते हैं जहाँ उसे डायरेक्शन देते हैं दिशा के लिए, किधर चलना किधर नहीं। ठीक इसी प्रकार से मछलियों में क्या है? ये डायरेक्शन देती हैं और इसे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? सहायता। जैसे ये इसे सहायता करते हैं, ठीक, जल में भागने के लिए। अब इसे सांस लेनी है तो ये गिल्स से सांस लेती है, यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं। और इसका शरीर क्या है? ये सल्क मिल रहे हैं, इसे सल्क बोलते हैं, स्केल्स। देखिए, जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। धीमे 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 हो सकता है मछलियां ऐसी नहीं होंगी कभी, धीमे धीमे जब जल में उन्हें हैबिट पड़ेगी, रहने लगी, तो उनके शरीर को बिल्कुल चेंज होता गया। उनका शरीर जल के हिसाब से चेंज होता गया। जैसे मछली का वास स्थान जल है, मछली का शरीर जलीय वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। दरअसल सल्कों, वो से लिखा है सल्कों, ठीक है। दरअसल सल्कों, देखो इसे कहता हूँ सल्क। ये दिख रही है तुम्हें? मछली तुमने देखी है कभी? मछली के ऊपर पाई जाती है सल्कें। सल्क से ढका हुआ उसका शरीर क्या है? सल्क से ढका हुआ नाव के आकार का शरीर, जैसे नाव का आकार होता है ना, बिल्कुल पानी को चीरते हुए आता है, नाव के आकार का शरीर। ठीक, पख तथा गलफड़े। पख देखो, ये है पख, और ये है देखिए यहाँ पर पाए जाने क्या? ये गलफड़े। शांत हो जाओ। गलफड़े, और इसे क्या कहता हूँ मैं? पख। फिन्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिन्स। ठीक, गलफड़े मछली को जलीय जीवन हेतु अनुकूलन प्रदान करते हैं। ये सारी चीज इसमें क्या है? इसे जल में जीने के लिए अनुकूलन करती हैं, अनुकूलन प्रदान करती हैं। ये गलफड़े, ये पख, ठीक, ये पख और ये सल्क, सब क्या है? ये इसकी स्किनें इसे किसी भी प्रकार के पानी के टेम्परेचर से बचाएंगी। ठीक, गलफड़े इसे सांस लेने में मदद करते हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेगी। ठीक, और ये इधर पख क्या है? इधर उधर इसे चलने के लिए क्या सहायता प्रदान करते हैं। अब हम ऊंट की बात करते हैं। देखिए, ऊंट के लंबे पैर, ये देखिए ऊंट के लंबे पैर, ऊंट के लंबे पैर एवं मोटे गद्देदार तलुए। देखिए, एवं मोटे गद्देदार तलुए, ये देख रहे हैं पिछला हिस्सा? ये देखिए, तलुए रेत में चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। हल्का सा बोल दो, क्या होते हैं वो? अनुकूलित होते हैं। बस अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है क्या मेरे पास? ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर कर लेता है, कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है। इसके पैर को देखते हैं तो गद्देदार तलुए हैं जो आराम से रेत के ऊपर ऐसे रख जाते हैं और आराम से रेत पे क्या चलता रहता है। तो ये सारी चीज, इसके लंबे लंबे पैर, ठीक है, सारी बनावट इसकी क्या है? सारी बनावट इसकी रेत के अकॉर्डिंग है, रेत के अनुसार, अर्थात मरुस्थल के अनुसार। ठीक है, मरुस्थल, तो ये मरुस्थल के अनुसार बना हुआ प्राणी है। धीमे धीमे इसकी सारी आदत पड़ेगी, पानी कम पीने की आदत पड़ेगी। इसके पैर शुरुआत में तो इसके पैर ऐसे होंगे नहीं, धीमे धीमे क्या है? चेंजिंग होती गई है।
तो जिस प्रकार से इंसान में धीमे धीमे चेंजिंग होती आई है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें चेंजिंग होती रही है। उसी प्रकार से हम पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षियों के पंख हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। ये है पक्षी। पक्षी को ज़्यादातर क्या आकाश में रहना है, अपने आप को बचाना भी है और भी जीवों से। तो इसके पंख क्या होते हैं, इसके पंख इसे सहायता करते हैं किसमें, हवा में उड़ने के लिए। तो धीमे धीमे क्या हुआ, इसके पंखों का विकास होता गया। विकास होने की वजह से क्या है, इसका शरीर थोड़ा हल्का होता गया। शरीर ज़्यादा भारी हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएंगे, तो शरीर हल्का होता गया, पंख इसके मजबूत होते गए और ये अपने आप को आकाश में उड़ने लगी। आकाश में उड़ने से कई फायदे मिलने लगे। क्या, एक तो छोटे मोटे जीव इसे मार के खा जाते थे, तो धीमे धीमे क्या इसने बचने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल अधिक किया। ज़्यादातर आकाश में उड़ने के लिए इसने इस्तेमाल करती रही। अपनी जिस अंग का इसने ज़्यादा इस्तेमाल किया वो इसके अंग क्या मजबूत होते गए। इस प्रकार से धीमे धीमे क्या है, ये आकाश में उड़ने लगी और इसके पंख मजबूत होते गए और अपने आप को ये अनुकूलित करने गए। ठीक, तो इसमें भी अनुकूलन मिलने लगा किसमें, एक हवा में वायु में चलने के लिए, वायु में उड़ने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब यहां से इस सारी चीजों में क्या बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई, तो ये ऐसी चेंजिंग जो उसे जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, वो सारी इसके अंदर विशेष गुण मिलने लगे। उसी को मैं क्या कहता हूं, अनुकूलन। उसी को मैं क्या कहता हूं, अनुकूलन कहता हूं मैं। ठीक, आज की क्लास का यहां पर समापन होता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक, अभी कोई बच्चा जाएगा नहीं, यहीं पर बैठे रहो।